जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में, इस लेक्चर में, जिसमें कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था, उसके आगे से हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मैंने प्लासी वॉर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ, और उसमें किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को आगे बढ़ने के लिए जो पॉलिसीज बनाई, उस पॉलिसीज में कहाँ तक कैसे आगे बढ़ते हुए ये भारत में अपनी कॉलोनीज डेवलप कर पाए। तो जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि प्लासी का वार हम कर जो है, जो प्लासी का युद्ध है 1757 का, वो पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कि आज थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद में फिर आगे उसके आगे चलते हुए हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि एक्सपेंशन, जो कि बंगाल में किस तरीके से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी सत्ता कायम की, और किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकली वो पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। तो बढ़ते हैं आगे, प्लासी के युद्ध से हम चालू करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आप वार्म अप हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में हमने कंप्लीट कर लिया था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध की जो एक बेस था, वो बेस कैसे बना था, जिसमें कि सिराजुद्दौला ने यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में एक अलीनगर की संधि की थी। उससे पहले उस अलीनगर की संधि को यहाँ पर खारिज करते हुए, यहाँ पर एक संधि में ये बात हुई थी कि अगर बीच में कहीं पे भी कुछ गलत होता है, और उसमें अगर यहाँ पर कुछ साजिश रची जाती है दोनों का, ब्रिटिश की से तरफ से, और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब होता है, तो यहाँ पर अलीनगर की संधि की का अवहेलना मानी जाएगी, और उस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध यहाँ पर होगा, और दोनों एक दूसरे के साथ में संघर्ष के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं। तो सिराजुद्दौला, जो कि अलीनगर की संधि से काफी ज्यादा कुंठित था, काफी ज्यादा परेशान था, तो उसने दोबारा से यहाँ पर युद्ध की तैयारी कर ली थी, और युद्ध की तैयारी में यहाँ पर प्लासी का युद्ध इसके सामने आता है। तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में यहाँ पर होता है, 23 जून को होता है। तो अगर बात की जाए तो 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है, और उसके बाद में ही यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि ये जो वार है, इस बार में सिराजुद्दौला की हार होती है। जो कि प्लासी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में नादिया जिले पर, जो भागीरथी नदी है उसके तट पर एक गांव है, वहीं पर ये युद्ध की घटना होती है, और यहाँ पर इसी क्षेत्र को प्लासी के युद्ध का एक क्षेत्र माना जाता है। और ये काफी छोटा सा युद्ध था, और इस अल्पकालिक युद्ध से यहाँ पर भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर की एक नींव रख दी गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश की यहाँ पर जीत होती है, अंग्रेजों की यहाँ पर जीत हो जाती है प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर आते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में यहाँ पर ये प्लासी का वॉर होता है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी ने ब्रिटिश साम्राज्य की प्लासी के युद्ध के बाद में नींव रख दी थी, यानी कि ये पहला गवर्नर था जिसने कि यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया था, इसलिए इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। अच्छा, इसमें विलियम पीट ने इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी है। नोट कर लीजिएगा, विलियम पीट के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी है, ये भी याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ये अंग्रेजों का सैन्य नहीं, बल्कि षड्यंत्र और कूटनीति की विजय थी, यानी कि यहाँ पर षड्यंत्र किया गया था। इस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, और उसका जो दीवान था, और साथ में अन्य जितने भी उसके जो साथी थे, उनको कूटनीति और षड्यंत्र के तहत अपने तरफ में मिला लिया था, जिसमें कि मीर जाफर और दुर्लभ राय, ये दोनों इनके साथ में शामिल हो गए थे, जिस कारण से सिराजुद्दौला की यहाँ पर हार होती है। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए
कि ये अंग्रेजों की सैन्य नहीं बल्कि षड्यंत्र और कूटनीति की विजय थी, यानी कि कूटनीति जो उन्होंने अपनाई, जिस तरीके की पॉलिसी अपनाई उसमें ये कामयाब हुए और उसके बाद में ये यहाँ पर प्लासी के युद्ध में जीत लेते हैं इस कॉन्स्पिरेसी के तहत और इस तरीके के षड्यंत्र के तहत, क्योंकि इसमें सेना का काम नहीं था। सिराजुद्दौला की सेना के ही कुछ लोग, कुछ जो प्रमुख सेनापति थे और दीवान थे, वो अंग्रेजों के साथ में मिल गए थे, जिसमें कि मीर जाफर और दुर्लभ राय, ये दोनों प्रारंभ में ही युद्ध के एक दिन पहले ही इनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में मिल जाते हैं। तो यहाँ से मीर जाफर जो था उसने यहाँ पर धोखा दिया और सिराजुद्दौला की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जो कि 23 जून को ही यहाँ पर इसकी मृत्यु होती है। देन उसके बाद में ये वहां से भाग खड़ा होता है। भाग खड़ा होने के बाद में ये मुर्शिदाबाद चला जाता है, जहाँ पे कि इसका जो पुत्र होता है ये अपने साथी के साथ में मिलकर इसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में इस क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं और जीतने के बाद में, क्योंकि मीर जाफर सेनापति था उसने और दुर्लभ राय, ये दोनों अंग्रेजों से मिल चुके होते हैं, तो इनको यहाँ पर एक कठपुतली नवाब की तरह जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो यहाँ पर इसको नवाब बना देते हैं। किसको? मीर जाफर को। जब मीर जाफर यहाँ पर कठपुतली नवाब बन जाता है तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद में यहाँ पर मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को काफी ज्यादा धन देता है और साथ में काफी ज्यादा यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि थी वो यहाँ पर जो कि अंग्रेजों में जो उसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, उसको यहाँ पर दिया जाता है, जो कि लगभग 37,70,000 के लगभग का जो पाउंड की राशि होती है वो क्षतिपूर्ति के रूप में मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को मिलती है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है। और साथ ही साथ में घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए भी रॉबर्ट क्लाइव को दिए जाते हैं। ये जानकारी यहाँ पर मिलती है, जो कि 57 से 60 के बीच में यहाँ पर ये घूस के रूप में क्लाइव को दी गई थी। और इस युद्ध के का जो परिणाम था, परिणाम के कारण ही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की युद्ध की पुष्टि हुई, विजय की पुष्टि होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सफलता मिलती है उस सफलता के बाद में यहाँ पर युद्ध ने अंग्रेजों की तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी ने बिहार उड़ीसा पर जो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उससे यहाँ पर फायदा इसको मिलता है। अब चलते हैं इसके बाद में जो कठपुतली नवाब बनता है मीर जाफर। तो मीर जाफर जो कि 1757 में कठपुतली नवाब की तरह बंगाल में आसीन होता है और 1757 से लेके 1760 तक, 1757 से लेके 1760 तक, 1757 से लेके 1760 तक ये बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और बंगाल का नवाब बनने के बाद में यहाँ पर क्लाइव को एक खुली लूट का मौका मिल जाता है, जो कि बंगाल को खुली रूप में यहाँ पर लूट करता है। और इसी समय में यहाँ पर कंपनी ने नृप निर्माता की भूमिका शुरुआत कर दी थी। नृप निर्माता मतलब किंग मेकर, यानी कि कंपनी यहाँ पर बंगाल में एक किंग मेकर के रूप में सामने आती है। यहाँ पर जो नवाब बनाया जाता है वो कंपनी की तरफ से बनाया जाता है, यानी कि कंपनी यहाँ पर जीत हासिल करती है और मीर जाफर को एक नवाब के रूप में बंगाल में नियुक्त करती है। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमीन पुरस्कार में दी। क्या किया था? जब मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है तो कंपनी को 24 परगना की जो जमीन है, ये जो जमीन है 24 परगना की जमीन, ये इसकी जमींदारी पुरस्कार के रूप में यहाँ पर कंपनी को मीर जाफर के द्वारा मिलती है। और साथ ही साथ में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिलता है। क्या? यहाँ पर बंगाल में, बंगाल के बाद में बिहार और बिहार के साथ में उड़ीसा,
ये जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में फ्री ट्रेड करने का भी यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। फ्री ट्रेड यानी कि यहाँ पर मुक्त व्यापार, ठीक है ना, मुक्त यानी कि यहाँ पर कर मुक्त व्यापार का भी अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले यहाँ पर बहुत सारा पुरस्कार भी प्रदान किया था। यानी कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने मीर जाफर की जो सेवा की, मीर जाफर को यहाँ पर नवाब बनाया, तो उस कारण से मीर जाफर ने यहाँ पर काफी ज्यादा इनको धन भी दिया था। और इसके बदले यहाँ पे क्लाइव को उसने लगभग 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली यहाँ पर एक गिफ्ट के रूप में दिया। साथ में 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों को भी पुरस्कार के रूप में बंगाल के सभी, और साथ ही साथ में बंगाल, यहाँ पे नोट कीजिएगा, बंगाल की जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी, ठीक है ना, बंगाल में सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। यानी कि उस समय जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी यहाँ पर हार गए थे, और फ्रांसीसी जब हार गए थे तो फ्रांसीसी हारने के बाद में यहाँ पर जो उनकी कोठियां थी, उनके जो कारखाने थे, उनके जो केंद्र थे, वो सारे के सारे केंद्र मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं। तो ये प्रकार से एक बहुत ही कूटनीतिक जीत होती है। फ्रांसीसी बस्तियों को भी यहाँ पर अंग्रेजों को सौंपा जाता है। इसको अंग्रेजों को यहाँ पर मिल जाती है, अंग्रेजों को मिलती है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फ्रांसीसी बस्ती भी मिल जाती है, और साथ में कई तरीके के यहाँ पर रुपयों के रूप में, यहाँ पर पॉन्ड्स के रूप में, यानी कि जो उनकी करेंसी होती है उसमें क्लाइव को यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। और साथ में उसकी सेना को भी बहुत सारा यहाँ पर धन पुरस्कार के रूप में मीर जाफर से मिलता है। मीर जाफर के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दे दिया था, इतना ज्यादा धन वर्षा उन पर कर दी थी कि उसने अपने महल में, जिस महल में वो रहता था, उस महल के सोने चांदी के बर्तन भी उसको बेचने पड़ गए थे। यानी कि इतना ज्यादा वो अय्याज और इतना ज्यादा यहाँ पर उसने धन व्यय कर दिया था अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि उसने अपने महल में जो सोने चांदी के बर्तन थे जिसमें कि वह भोजन किया करता था, वो सारे के सारे सोने चांदी के बर्तन भी उसको बेचने पड़ गए थे जब अंग्रेजों को उसने ये गिफ्ट के रूप में धन देना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उस समय 24 परगना की जो जागीर क्लाइव को दी गई थी, उसको भी यहाँ पर क्लाइव की जागीर के रूप में जाना जाता है। 24 परगना की जमीन को, परगना की जमीन या फिर जागीर को क्लाइव की जागीर के रूप में भी जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्लाइव की जागीर के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसको दोनों नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बने तो बिल्कुल इसको आपको कंप्लीट करना है कि 24 परगना की जागीर या फिर जमीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्लाइव की जागीर के रूप में भी जाना जाता है। क्लाइव की जागीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी सरकार ने खर्चे के प्रति जो दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि, जितनी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जिस तरीके से यहाँ पर जो धन का यहाँ पर व्यय हो रहा था गिफ्ट के रूप में और अन्य मद में, तो उससे जो एक बेतहाशा वृद्धि हो गई थी उसको मीर जाफर वहन नहीं कर पाया था। और यहाँ पर मीर जाफर को इस खर्च को सहन शक्ति इसकी खत्म होती जा रही थी। तो जब सहन शक्ति इसकी खत्म हुई, फिर उसके बाद में इसके पास कोई धन नहीं बचा, तो 1760 में अंग्रेजों ने, जो कि अंग्रेजी किंग मेकर कहे जाते थे, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को, ठीक है ना, यहाँ पर सिंहासन पर बिठाया। नोट कर लीजिएगा, 1760 तक मीर जाफर ने यहाँ पर धन की जो अपार व्यय किया अंग्रेजों के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं पर यहाँ पर उसका जो खजाना था वो पूरा खाली हो गया था। अन्य मद के कारण अंग्रेजों ने इसको, मीर जाफर को यहाँ से गद्दी से हटाया और उसके स्थान पर उसका जो दामाद था
मीर कासिम 1760 में उसको गद्दी पर बैठाता है। और इसमें अन्य कारण ये भी मिलता है कि यहाँ पर मीर जाफर जो कि ये वहन नहीं कर पा रहा था धन, तो 1760 में उसी ने अपने दामाद मीर जाफर के पक्ष में, उसके फेवर में यहाँ पर अपना सिंहासन त्याग दिया था। दोनों चीजें यहाँ पर या पॉइंट में आती हैं, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि अंग्रेजों ने इसको सिंहासन से, इसको गद्दी से हटाकर, नवाब की गद्दी से हटाकर इसको, इसके दामाद को, मीर कासिम को यहाँ पर गद्दी पर, नवाब की गद्दी पर बैठाया था। और दूसरी बात भी यहाँ पर इतिहास से देखने को मिलती है कि यहाँ पर मीर जाफर स्वयं इस गद्दी को त्याग कर अपने दामाद को यहाँ पर गद्दी पर बैठा देता है। तो कालांतर में अगर बात आगे जाके मीर जाफर के अंग्रेजों के साथ में संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। तो इस कारण से अंग्रेजों ने भी यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों में, यहाँ पर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, उस सभी में यहाँ पर अंग्रेजों का जो जिस तरीके से हस्तक्षेप बढ़ रहा था और लगातार उसके कार्यों में जो अंग्रेज दखल दे रहे थे, उस कारण से मीर जाफर तंग आ गया था। और अंग्रेज भी उसके इस रवैये से काफी ज्यादा खुश नहीं थे। तो इस कारण से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम जो कि उसका दामाद था 1760 में, उसको नवाब की गद्दी पर बिठाते हैं। यहां तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है मीर कासिम। अब मीर कासिम जो कि गद्दी पर यहाँ पर बैठता है, तो मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है तो मीर कासिम की पूरी यात्रा हम यहाँ पर देखेंगे। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है, मीर कासिम की जो समय था वो समय था 1760 में ये अपने ससुर मीर जाफर की जगह पर गद्दी पर आसीन होता है और इसको गद्दी पर बिठाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और 1760 से लेकर 1763 तक ये गद्दी पर रहता है। ये घटना जो होती है, ये घटना कौन कौन सी है, इसको भी हम अब समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम नोट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है मीर कासिम, जो कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि मीर कासिम ही एक ऐसा उत्तराधिकारी के रूप में आता है जो कि अलीवर्दी खां के बाद में एक सर्वाधिक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में इसको माना जाता है। यानी कि अलीवर्दी खां जो कि उसी के सक्सेसर के रूप में मीर कासिम था, तो मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों के रूप में सर्वाधिक योग्य एक नवाब के रूप में यहाँ पर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है बंगाल के, उसके बाद में उसने मुगल सम्राट शाह आलम के द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये गद्दी पर बैठता है, कौन होता है, ये नवाब बनता है। तो नवाब बनने के बाद में, नवाब जब बनता है तो नवाब बनने के बाद में बिहार पर ये आक्रमण झेलता है। बिहार पर शाह आलम द्वितीय, उस समय मुगल नवाब कौन था, शाह आलम सेकंड था, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय का आक्रमण होता है, जो कि बंगाल का ही क्षेत्र था, का आक्रमण होता है यहाँ पर। तो इस आक्रमण को इसको झेलना पड़ता है जैसे ही ये नवाब की गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। तो कंपनी ने यहाँ पर सम्राट को पराजित किया था, सम्राट को हरा दिया था और उसकी स्थिति यहाँ पर दयनीय बना दी थी। यानी कि जैसे ही यहाँ पर सम्राट अपना आक्रमण करता है तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर उस युद्ध का सामना होता है, क्योंकि कंपनी का ही ये एक प्रकार से कठपुतली नवाब था, लेकिन ये एक योग्य नवाब के रूप में यहाँ पर सामने आता है। और यहाँ पर कंपनी के साथ में शाह आलम की सेना का संघर्ष होता है, उसमें कंपनी सम्राट की इस सेना को पराजित कर देती है और उसकी स्थिति, यानी कि जो शाह आलम द्वितीय है उसकी यहाँ पर स्थिति को दयनीय बना दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नवाब जैसे ही बनता है नवाब, तो नवाब बनने के बाद में मीर कासिम ने विंसी टार्ट को 5 लाख रुपए, विंसी टार्ट और
हॉलवेल को 2 लाख रुपए और कर्नल कैलार्ड को 4 लाख रुपए का उपहार दिया था। नवाब बनने के बाद में इसने अपने खजाने में से कुछ धन यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिया था। विंसीटार्ट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000 पाउंड और कर्नल को रुपए, सॉरी ये रुपए में था, और साथ में कैलार्ड जो कि कर्नल कैलार्ड था उसको 4 लाख रुपए यहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिए थे, जो कि मीर कासिम के द्वारा थे। मीर कासिम के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव ये 3 जिले सौंपे गए थे। जैसे ही मीर कासिम यहाँ पर नवाब बनता है तो यहाँ पर मिदनापुर, नोट कीजिएगा, मिदनापुर, मिदनापुर के बाद में बर्दवान और चटगांव, बर्दवान और चटगांव, चटगांव जो कि बंगाल के ही क्षेत्र है, इनको उपहार में मिल जाते हैं। ये सब यहाँ पे 3 जिले मीर कासिम यहाँ पर अंग्रेजों को सौंप देता है। ये तीनों जिले, 3 जिले अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं। ये अंग्रेजों को मिल जाते हैं, यहाँ पर अंग्रेजों को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अंग्रेजों को यहाँ पर ये मिल जाते हैं। और कंपनी ने इस तरीके से अगर यहाँ पर ये 3 जिले मिलते हैं तो उसके बाद में कंपनी तथा उसके उत्तराधिकारी को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम जो कि है अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है, अंग्रेज जो बार बार इंटरफेयर करते थे, तो उस इंटरफेयर से बचने के लिए यहाँ पर मीर कासिम ने अपनी एक पॉलिसी बनाई और यहाँ पर धन देकर उनसे छुटकारा पाना चाहा। और शीघ्र ही उनका हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा लेता है। तो ये अपनी राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले जाता है, मुर्शिदाबाद से, ये नोट कीजिएगा, अपनी राजधानी, अपनी राजधानी को जो कि उस समय मुर्शिदाबाद थी, तो मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर ले जाता है, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है वहां से। और शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पर फिर एक घटना और घटती है यहाँ पर इस बीच में, क्योंकि यहाँ पर बिहार में जिस तरीके से शाह आलम द्वितीय का जो अटैक हुआ था, उसके बाद में बिहार का जो सूबेदार था वो अपने आप को कहीं ना कहीं पर टैक्स देने के लिए यहाँ पर टैक्स नहीं देता है, और टैक्स के लिए बार बार यहाँ पर उसका जो आय व्यय का ब्यौरा है उसको मांगने के लिए यहाँ पर मीर कासिम बहुत प्रेशर डालता है। तो बिहार का उस समय जो सूबेदार था वो था राम नारायण। तो बिहार का जो सूबेदार था उसको यहाँ से उसके पद से हटा देता है, कौन, मीर कासिम, क्योंकि वो बिहार में जितनी भी इनकम हो रही थी उसका ब्यौरा देने को तैयार नहीं था, उसका डिटेल देने को तैयार नहीं था। आगे जाके वो है मीर कासिम सैन्य व्यवस्था में भी सुधार करता है। क्या करता है वो, इसी बीच में जब वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करता है मुंगेर, तो वहां पर सैन्य सुधार के में लग जाता है। और सैन्य सुधार के लिए उसने सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की, और साथ ही साथ में उन सभी सैनिकों को यहाँ पर यूरोपीय जो पैटर्न था उनको ट्रेनिंग देने का, उस तरीके से वो उन सभी सैनिकों को ट्रेन करता है। जब वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जो कि अंग्रेजों का यहाँ पे बार बार हस्तक्षेप होता था, तो अंग्रेजों से दूर होके वो मुंगेर ले जाता है, वहां पर सैनिक सुधार करता है और सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर वहां पर यूरोपीय पैटर्न से, यूरोपीय ढंग से उनको ट्रेनिंग देता है। इसी के साथ में वो अपने सेना में गुरगिन नामक का एक जो आर्मेनाई था उसको भी यहाँ पर उसने नियंत्रण में रखा था। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। फिर आगे जाके अगर देखा जाए तो इसको अगर हम पीछे चलें तो 1717 में जब एक शाही फरमान लगा था, तो उस फरमान के बाद में, ठीक है ना, जो व्यापारिक फरमान था बंगाल का, इसका दुरुपयोग लगातार हो रहा था, और उस दुरुपयोग के कारण अंग्रेज यहाँ पर खुली लूट कर रहे थे। खुली लूट से यहाँ पर मीर कासिम ने इसका काफी ज्यादा यहाँ पर इसका विरोध
की शुरुआत मीर कासिम के द्वारा हो गई थी। वो मीर कासिम ये सब चीजें देखकर ज्यादा खुश नहीं था। तो यहाँ पर क्या ना, जब उस फरमान का बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार की शुल्कों की वसूली बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज तो फ्री ट्रेड कर ही रहे थे। जब अंग्रेज फ्री ट्रेड कर रहे थे तो वहां के जो लोकल व्यापारी थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उनको यहाँ पर कर देना पड़ता था। और कर देने के बाद में यहाँ पर जो वस्तुएं होती थी उनका विनिमय यहाँ पर बहुत महंगा हो जाता था। तो उस महंगाई के कारण अंग्रेज अपना जो जो प्रोडक्ट है उसका सेल कर देते थे, लेकिन इनको काफी नुकसान झेलना पड़ता था। तो इसी कारण से मीर कासिम ने वहां पर जो उनकी जो खुद के लोकल व्यापारी थे, लोकल जो आंतरिक व्यापारी थे, उन सभी से भी यहाँ पर तो शुल्क की वसूली बंद कर दी थी, टैक्सेस की वसूली यहाँ पर बंद कर दी थी। जिस कारण से यहाँ पर जो व्यापार था, व्यापार में यहाँ पर एक इक्वलिटी लाने की उसने कोशिश की थी अपने व्यापार में, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था वहां के लोकल व्यापारियों को, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर फ्री ट्रेड में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करना चालू कर दिया। तो 1762 में जब मीर कासिम के द्वारा ये खत्म कर दी गई कौन सी व्यापारी चुंगी और कर लाभ, तो यहाँ पे जो कर का लाभ है अब भारतीयों को भी मिलने लगा था, और इससे भारतीयों का भी जो व्यापार है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर चलने लगा था। यानी कि यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा सैनिक सुधार और आर्थिक सुधार का भी कार्य किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सैनिक सुधार जिसमें कि जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है तो वहां पे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता है और उनको यूरोपीय पैटर्न पर सैनिक की जो ट्रेनिंग है वो भी देता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर 1762 में ये चुंगी थी, जो लोकल व्यापारी चुंगी दिया करते थे उसको खत्म करके उन भारतीयों को भी यहाँ पर लाभ देने का उसने यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी थी। पहले जो लाभ था वो 1717 के प्रमाण के द्वारा सिर्फ कंपनी को ही मिलता था यहाँ पर, लेकिन कंपनियों को मिलता था, अन्य व्यापारी इससे नुकसान झेल रहे थे। तो उस पूरे के पूरे जो लाभ को तो उसमें जो चुंगी थी उसको खत्म कर दिया था। तो कंपनी ने नवाब के इस निर्णय पर अपना जो उसको एक विशेष अधिकार उस फरमान के जरिए मिला था, ठीक है ना, उस फरमान के जरिए जो एक विशेष अधिकार मिला था जो कि 1717 में फर्रुखशायर ने एक शाही फरमान जारी किया था, उसकी अवहेलना के रूप में ले लिया था कंपनी ने। तो इस अवहेलना के कारण ही मीर कासिम जो उस समय नवाब था उसके साथ में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये 1762 में जिस तरीके से व्यापारी चुंगी को खत्म किया, खत्म करने के बाद में कंपनी ने उस विशेष अधिकार जो कि एक शाही फरमान के जरिए कंपनी को मिला था उसकी अवहेलना के रूप में कंपनी ने लिया। और इसका जो परिणाम हुआ वो परिणाम ये हुआ कि मीर कासिम और कंपनी के साथ में यहाँ पर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1763 में मीर कासिम ने यहाँ पर मीर कासिम को कंपनी ने यहाँ पर नवाब के पद से हटा दिया, क्योंकि कंपनी ने ही मीर कासिम को नवाब बनाया था। और कंपनी ने ही जब इस तरीके की जो उसने चुंगी लोकल व्यापारियों से चुंगी लेना खत्म कर दिया, चुंगी यानी कि कर लेना खत्म कर दिया, वो वसूली लेना खत्म कर दिया, तो उससे उन्होंने उस विशेष अधिकार का अवहेलना, उस फरमान जो शाही फरमान था उसकी अवहेलना के रूप में लिया। और यहाँ से मीर कासिम और अंग्रेजों के साथ में ये संघर्ष की शुरुआत होती है। तो 1763 में मीर कासिम को कंपनी के द्वारा यहाँ पर नवाब के पद से हटा दिया गया। और जब नवाब के पद से हटाया तो दोबारा से उसका जो ससुर था, ससुर कौन था, मीर जाफर, जो कि उस समय था वहां पर, उस मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यहां तक मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अभी स्लाइड में लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बंगाल की क्रांति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मीर जाफर
मीर जाफर से मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो उस समय विंसी टार्ट ने इसको बंगाल की क्रांति के रूप में लिया है। इसको विंसी टार्ट क्या कहता है, बंगाल की क्रांति कहा जाता है। बंगाल में एक रिवोल्यूशन का टाइम माना जाता है यहाँ पे, जो कि बंगाल में जब मीर कासिम यहाँ पर बंगाल का नवाब बने। नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट जो है, अंग्रेजों ने मीर कासिम पर डचों के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ जो षड्यंत्र का आरोप लगाया था, क्योंकि डचों के साथ में ये मिल गया था, तो उस कारण से यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा, इसको हटाया गया था। ये भी एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये एट द एंड मीर जाफर जब इनका यहाँ पर ब्याह होने लगा था तो ये डचों के साथ में भी मिल गया था, और डचों के साथ में मिलने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगा, उससे मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बनाया गया था, और मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाया। इसी टाट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा जब मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बनाया गया था। हालांकि इस क्रांति का कहना सही नहीं था, क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार की प्रशासन में परिवर्तन हुआ था और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। यहाँ पर कोई क्रांति नहीं थी। विंसेंट टाट ने जो इस बात में यहाँ पर बात रखी कि यहाँ पर कोई क्रांति ऐसी हुई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन था वो अभी भी अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है ना, सिर्फ नवाब बदला था, क्योंकि ये भी एक कठपुतली नवाब की तरह ही यहाँ पर अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बिठाया था। ठीक है ना, इसलिए इसको क्रांति कहना सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ये पॉइंट मैंने यहाँ पर स्लाइड से आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं 1763 में, जब मीर कासिम की बर्खास्तगी हो जाती है और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर चुंगियों की जो बात हो रही थी, चुंगी की वसूली यहाँ पर लोकल व्यापारियों पर खत्म कर दी थी, तो उससे यहाँ पर अंग्रेजों ने जिस तरीके से विशेष अधिकार की अवहेलना के रूप में लिया, उस संघर्ष की शुरुआत होती है और इस मीर कासिम को भी यहाँ से हटा दिया जाता है। तो 19 जुलाई 1763 में मीर कासिम ने व एडम्स के नेतृत्व में एक यहाँ पर छोटा सा युद्ध होता है। नोट कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अपन बक्सर के युद्ध से पहले लेंगे। यहाँ पर 1763 में एक छोटा सा युद्ध है जिसको कि करवा का युद्ध कहा जाता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि बीच में कभी भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट करना जरूरी है। तो करवा का युद्ध देख लेते हैं। यहाँ पर जो करवा का युद्ध होता है, इस युद्ध को यहाँ पर जब इसको हटा दिया जाता है नवाब के पद से, तो उसके बाद में एक युद्ध यहाँ पर होता है जिसको कि करवा का युद्ध बोलते हैं, जिसमें कि अंग्रेजों की तरफ से एडम और मीर कासिम के बीच में यह युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है? यहाँ पर एडम लड़ता है, एडम और मीर कासिम, इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध का जो परिणाम होता है, वो परिणाम क्या होता है? इसमें मीर कासिम यहाँ पर हार जाता है और युद्ध के बाद में ये यहाँ पर जो एक पृष्ठभूमि रखी जाती है, वो पृष्ठभूमि यहाँ पर बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार हो जाती है। क्योंकि ये युद्ध एक बार नहीं होता है, ये युद्ध लगातार 2 या 3 बार होता है। तो 3 बार युद्ध के बाद में यहाँ पर तीनों बार अंग्रेजों से ये पराजित होता है। ये युद्ध कितने होता है? 3 युद्ध होते हैं। ये 3 युद्ध होते हैं ये, और तीनों युद्ध में मीर कासिम क्या होता है? पराजित होता है। मीर कासिम यहाँ पर हार जाता है। मीर कासिम की यहाँ पर पराजय होती है और मीर कासिम यहाँ पर हार जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर करना क्या होता है? यहाँ पर जब तीनों युद्धों में ये हार जाता है मीर कासिम, तो मीर कासिम को यहाँ पर मुंगेर, जो कि इसने राजधानी बनाई थी, मुंगेर छोड़कर ये पटना चला जाता है। पटना में ये शरण ले लेता है। जब पटना में ये शरण ले लेता है, तो अंग्रेजों के द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। जब बार बार उसको हार का सामना करना पड़ रहा था,
बार बार ये हार सामने मिल रही थी, तो इसने एक डिसीजन लिया कि एक सैनिक गठबंधन बनाया जाए, तो उस तरफ में इसने प्रयास किया। तो सैनिक गठबंधन जो कि आगे जाकर एक बक्सर का युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। बक्सर के युद्ध में ये अन्य जो यहाँ पर मुगल थे, मुगल के बाद में जो अवध का नवाब था, तो इनके साथ में मिलकर एक सैनिक गठबंधन बनाता है ये, जो कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर यहाँ पर एक सेना का गठबंधन बनाते हैं। ये तीनों मिला आकर यहाँ पर सेना का गठबंधन बनाते हैं। यहाँ पर ये देखना पड़ रहा है आपको, बिहार में जो बक्सर का युद्ध होता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ पर होती है और युद्ध होता है, तो उसमें संयुक्त सेना जो होती है वो एक गठबंधन सेना के रूप में आती है, जिसमें कि अवध का नवाब था उस समय शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल जो शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना का एक गठबंधन यहाँ पर तैयार होता है। उस गठबंधन के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर ये एक गठबंधन सेना का निर्माण करता है। और ये बक्सर से पहले मीर कासिम के जो युद्ध थे वो युद्ध भी आपको याद रखने होंगे। करवा युद्ध जो हुए थे वो 3 युद्ध हुए थे, तो वो 3 युद्ध कौन कौन से थे ये भी आपको नोट कर लेना है। कौन कौन से? पहला युद्ध जो मैंने आपको बता दिया, करवा का युद्ध हुआ था, करवा का युद्ध हुआ था जो कि पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो गिरिया का युद्ध हुआ था, गिरिया का। और उसके बाद में उद नाला का युद्ध। ये तीनों युद्ध 1763 के ही हुए थे, जो कि कुछ कुछ समय के अंतराल में हुए थे। करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदुनाला का युद्ध। गिरिया का युद्ध हुआ था ये और उसके बाद में उदुनाला का युद्ध होता है। ये तीनों युद्ध 1763 में ही होते हैं ये, और ये जुलाई से सितंबर के बीच की ये घटना है जब ये युद्ध घटते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि तीनों युद्ध में ही लगातार मीर कासिम युद्ध में पराजित होता है। ये 3 युद्ध बक्सर के युद्ध से पहले की, ठीक है ना, युद्ध से पहले जब इसको नवाब के पद से हटा दिया जाता है और नवाब के उसकी जगह पे दोबारा से मीर जाफर को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर ये युद्ध का सामना करना पड़ता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बक्सर की जो लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई को यहाँ पर समझेंगे कि बक्सर का जो युद्ध होता है उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। मीर जाफर ने अंग्रेजों को सेना के रखरखाव के लिए वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव प्रदान किए थे, और साथ ही साथ में बंगाल में उन्हें मुक्त व्यापार का अधिकार भी दिया था। जब 1764 में मीर जाफर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में मिलकर बक्सर के नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, तो उस युद्ध में क्या हुआ था? उस युद्ध में अंग्रेजों की यहाँ पर विजय होती है। अंग्रेजों की यहाँ पर क्या होती है? विजय होती है। यहाँ पर अंग्रेजों में यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का जो कप्तान था वो था हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में कौन था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर लीड कर रहा था। लेकिन बक्सर के युद्ध में युद्ध का जो कप्तान था वो था हेक्टर मुनरो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, के साथ में यहाँ पर संधि की थी, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर युद्ध में हार हो जाती है, और हार होने के बाद में यहाँ पर जो मीर कासिम है, मीर कासिम उस युद्ध में मारा जाता है, मीर कासिम उस युद्ध में मारा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती है, और हार होने के बाद में यहाँ पर बक्सर के युद्ध में बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, कौन था बंगाल का गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव था। तो लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में एक संधि करते हैं। वो संधि कौन सी होती है? वो संधि होती है अवध अपने इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना। कौन सी होती है? इलाहाबाद की संधि। तो उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लालच था वो था, और साथ में बंगाल पर बंगाल के नवाब पर जो दबाव था, ये दबाव यहाँ पर इस युद्ध की परिणति बनते हैं। लेकिन इस युद्ध में यहाँ पर हार ही मिलती है, बक्सर के युद्ध में, जो कि यहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 है। तो इस युद्ध में बंगाल के नवाब, बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के द्वारा यहाँ पर मुगल सम्राट को यहाँ पर कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिलता है। कड़ा और इलाहाबाद का यहाँ पर क्षेत्र मिलता है। देखिए यहाँ पर परिणाम क्या होता है यहाँ पर? तो परिणाम यहाँ पर होता है इलाहाबाद की सबसे पहली संधि इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि 12 अगस्त 1765 में ये पहली संधि। टोटल संधि कितनी होती है? 2 संधि होती है। तो पहली संधि जो होती है वो यहाँ पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में ये संधियां की। तो इसमें पहली संधि जो थी वो यहाँ पर 12 अगस्त 1765 की होती है, जो कि मुगल सम्राट के साथ में होती है। और दूसरी संधि जो होती है वो शुजाउद्दौला के बीच में, यानी कि दोनों संधि जो थी वो इलाहाबाद की संधि थी, यानी कि इलाहाबाद में ही बैठकर ये संधियां की गई थी, इसलिए इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। जो कि पहली संधि थी वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है, ठीक है ना। और जिसमें यहाँ पर फाइनल होता है कि बंगाल का नवाब यहाँ पर निजामुद्दौला को बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसके साथ में भी ये संधि होती है, यानी कि ये दोनों के साथ में मिलकर ये संधि होती है। निजामुद्दौला जो कि उम्र में अवयस्क था, छोटा था, उसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये संधि की जाती है। और दूसरी तरफ से जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब, उस समय जब मीर जाफर खत्म हो जाता है तो उसका पुत्र निजामुद्दौला यहाँ पर नवाब बनता है। तो यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, ठीक है ना, ये तीनों की दीवानी इनको मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किससे मिलता है? ये शुजाउद्दौला से, जो कि शुजाउद्दौला की यहाँ पर टेरिटरी के अंतर्गत आता है, यानी कि अवध का जो क्षेत्र था, तो अवध के क्षेत्र से यहाँ पर कड़ा और इलाहाबाद, जो कि यहाँ पर शाह आलम, ठीक है ना, शाह आलम को दे दिया जाता है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी यानी कि दीवानी राइट्स, यहाँ पर जो अधिकार थे वो यहाँ पर अंग्रेजों को मिल जाते हैं। और साथ में शाह आलम द्वितीय को यहाँ पर वार्षिक पेंशन पर भेज दिया जाता है, जो कि वर्ष में 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन यहाँ पर मुकर्रर की जाती है कि इतनी पेंशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और चौथा कारण, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। द्वैध गवर्नमेंट, द्वैध शासन की शुरुआत होती है यहाँ पर। यहाँ पे की अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य शक्ति की ये विजय थी, और भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो गया था। ये प्रमुख चीजें यहाँ पर पहली संधि में निकल कर आती। दूसरी जो संधि थी वो भी इलाहाबाद की संधि के रूप में जानी जाती, जो कि 16 अगस्त, ये 12 अगस्त को हुई थी, उसके 4 दिन के बाद में ये संधि होती है 16 अगस्त 1765 में, जो कि नवाब शुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। इसमें कि अवध के खर्चे पर अवध में एक सेना रखी जाएगी, उस सेना का पूरा खर्चा अवध उठाएगा, यानी कि अवध के नवाब पर यहाँ पर खर्चा उठाने की बात की गई है।
और साथ ही साथ में अवध में यहाँ पर फ्री ट्रेड यानी कि कर मुक्त व्यापार यहाँ पर अंग्रेज करेंगे, और साथ में यहाँ पर चुनाव का दुर्ग जो है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। तो ये संधि थी जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में होती है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ में, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ में जो एक युद्ध गठबंधन किया था, सैनिक गठबंधन किया था, उसके बाद में युद्ध में मीर कासिम के साथ में ये पार्टिसिपेट किया था। तो शुजाउद्दौला द्वारा कंपनी को युद्ध हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए चुकाने के बाद में जो अवध का बाकी का क्षेत्र था उस पर अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि ये सब चीजें तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर युद्ध हर जाना भी कंपनी ने मांगा था, जो कि था 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में कंपनी ने लिए। उसके बाद में उसके क्षेत्र पर उसको अधिकार दिया गया था। तो इसी बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगस्त में जो होता है और जो युद्ध होता है उस युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध से पहले ही, ठीक है, उसके युद्ध से पहले ही यहाँ पर मीर जाफर की भी मृत्यु हो जाती है, और निजमे उद्दौला को भी यहाँ पर बंगाल का नवाब उसके बाद में बनाया जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय में बंगाल का नवाब था वो निजमुद्दौला। ठीक है ना, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटाने के बाद में मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में निजमुद्दौला यहाँ पर बंगाल का नवाब बनता है, जो कि 5 फरवरी से लेके 1765 से लेके 8 मई 1766 तक ये निजमुद्दौला बंगाल का नवाब रहता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर आपके हो गए होंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो कि एक पॉइंट है यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में जो द्वैध शासन होता है वो क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत कैसे होती है और ये द्वैध शासन है क्या। ठीक है ना, क्योंकि द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है वो बंगाल में ही शुरू होता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में शुरू होता है। उसके बाद में ये ड्वेल गवर्न पॉलिसी को आगे भी हम देखेंगे, आगे भी ये देखने को मिलती है अंग्रेजी शासन काल में। जब अंग्रेज आगे पहुंचते हैं तो आगे भी आपको ड्वेल गवर्न पॉलिसी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आप उसको याद रखिएगा, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिससे कि सारे फैक्ट्स आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो बंगाल में जो द्वैध शासन है वो कैसे होता है तो हम यहाँ पर समझेंगे। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में जो द्वैध शासन था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से दीवानी प्राप्त करने के बाद में बंगाल में जो भी शासन की व्यवस्था कायम हुई थी उसे द्वैध शासन या फिर ड्वेल गवर्न पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन में प्रशासनिक जो दायित्व थे वो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन जो राजस्व वसूली का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकार थे वो बंगाल के नवाब थे, यानी कि जो प्रशासन का जो कार्य था वो नवाब ने ले लिया था, लेकिन राजस्व यानी कि पैसा
ठीक है ना, राजस्व वसूली का अधिकार यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया था। तो इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। 1765 में अगस्त के महीने में स्थापित इस ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जो वित्तीय यानी कि जो कर वसूली का जो अधिकार था वो कंपनी को मिल गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। जो यहाँ पर क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि 1765 से लेकर 1772 तक ये ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी चली, जब तक रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर गवर्नर के पद पे था तब तक ये ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी चली। उसके बाद में ये ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी को यहाँ से खत्म किया जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के आने के बाद में होती है। ठीक है, इतना पॉइंट अभी याद रखिएगा। तो ये 1765 के अगस्त के महीने में ये ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पर व्यवस्था लागू होती है, जिसमें कि वित्तीय अधिकार यानी कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकल पावर थी, जिसमें कि टैक्सेस रिकवर यानी टैक्सेस वसूली करने का जो अधिकार था वो कंपनी को मिल गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी कि प्रशासन की व्यवस्था जो कि नवाब के हाथों में दे दी गई थी, और जो कर वसूलने की व्यवस्था थी वो कंपनी के हाथ में थी। तो इसी तरीके से इसको दोहरा शासन यानी कि द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरे शासन की व्यवस्था। दो तरीके के शासन यहाँ पर लागू हो गए थे, तो इसी को कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर नवाब के हाथों में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक है ना, तो दे दी गई थी। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर नवाब और कंपनी दोनों के बीच में अलग अलग स्वतंत्रता थी, यानी कि यहाँ पर नवाब यहाँ पर कर वसूली में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और कंपनी यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। दोनों को अलग अलग स्वतंत्रता यहाँ पर एक फ्रीडम दे दी गई थी। 1764 के बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि किसके साथ में हुई थी, मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में तथा अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, उस संधि के तहत यहाँ पे कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहीं से इनकी का ड्यूअल गवर्न पॉलिसी की शुरुआत हो जाती है। ड्यूअल गवर्न पॉलिसी की स्थापना यहीं से हो गई थी, यानी कि दीवानी का अर्थ माल गुजारी वसूलने का, यानी कि टैक्सेस वसूलने का अधिकार था इनके पास में, और इनको दीवानी और निजामत दोनों के अधिकार प्राप्त हो गए थे। निजामत यानी कि वहां पर जो सैन्य व्यवस्था थी, यानी कि वहां पर अधिकारियों को अपॉइंट करने की जो व्यवस्था थी, उसी को एक समझ लो कि अधिकारियों को वहां पर अरेंज करना, उसी को निजामत कहा जाता है। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गए थे। जब दोनों अधिकार प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। द्वैध शासन के जो जनक हैं वो लियोनार्ड कार्टिस को माना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डायरकी। डायरकी जो किताब थी, और डायरकी किताब के जो बुक है उस बुक के राइटर थे लियोनार्ड कार्टिस। ठीक है ना, लियोनार्ड कार्टिस जो कि इस किताब के राइटर थे, उसी को यहाँ पर क्या द्वैध शासन के जनक के रूप में माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, द्वैध शासन का जनक जो थे वो लियोनार्ड कार्टिस को माना जाता है, जिन्होंने की एक किताब लिखी थी डायरकी, इसलिए इसको डायरकी सिस्टम माना जाता है इसी के कारण से, क्योंकि वो किताब का नाम ही डायरकी था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं। तो जब कंपनी को दीवानी और निजामत के कार्यों को यहाँ पर भारत जो होता था वो कार्य कंपनी तो करती नहीं थी, ये पूरे के पूरे इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी जो कि भारतीयों के हाथ में दी गई थी। यानी कि जो यहाँ पर लोकल भारतीय थे जो कि अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, उनके माध्यम से कंपनी ये पूरी की पूरी कंपनी की दीवानी के यानी कि जो राजस्व वसूली के कार्य थे और निजामत के कार्य थे वो भारतीयों के माध्यम से कराती थी। लेकिन जो उसकी वास्तविक शक्ति थी, जो ओरिजिनल पावर थी, जो रियल पावर थी, वो कंपनी के पास में होती थी। ये था द्वैध शासन। आगे चलते हैं। दीवानी के जो अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद कंपनी की स्थिति जो थी वो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत यहाँ पर परिवर्तन हुआ था, जिसमें कि दीवानी का जो कार्य था वो माल गुजारी के साथ साथ में आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। यानी कि यहाँ पर एक जजमेंट का भी यहाँ पर पावर मिल गया था, न्याय करने का अधिकार भी मिल गया था, यानी कि कर वसूली भी करते थे और साथ में यहाँ पर जस्टिस करने का भी यहाँ पर एक पावर इनके हाथ में आ गया था।
तो उससे क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को ने दीवानी का जो भार था वो एक भारतीय के हाथ में दिया था जिसका नाम था मोहम्मद रजा खान। क्या नाम था, मोहम्मद रजा खान को दीवानी का कार्य दिया था। और वहीं पर अगर बात की जाए तो बिहार के राजा थे उस टाइम सिताब राय, ठीक है ना, ये जो थे इन दोनों को यहाँ पर क्या, ये जो दीवानी का कार्य था ये सौंपा गया था, ठीक है ना। तो प्रमुख दीवानी जो कार्यालय थे उस समय के जो प्रमुख दीवानी कार्यालय थे, जो निजमत और दीवानी के जो कार्यालय थे, तो दीवानी के कार्यालय दो जगह यहाँ पर बनाए गए थे। एक जगह थी मुर्शिदाबाद और दूसरा था पटना। मुर्शिदाबाद और दूसरी थी वो पटना थी। तो इन दो जगह पर इसके ऑफिसेस बनाए गए थे और वहां पर इसके पूरे कार्य होते थे। तो मैंने क्या बताया आपको, दीवानी के लिए यहाँ पर दो व्यक्ति भारतीयों को यहाँ पर दीवानी का कार्य के लिए रखा गया था, मोहम्मद रजा खान और बिहार के राजा सिताब राय को, इन दोनों को ये कार्य सौंपे गए थे। तो यहाँ पर जो ऑफिस बनाए गए थे वो मुर्शिदाबाद और पटना में इस दीवानी के ऑफिसेस यानी कि कार्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद में जब अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले जो दीवानी अधिकार तथा 53 लाख रुपए जो बंगाल के नवाब को देने के बाद में निजमत का अधिकार प्राप्त किया था, यानी कि दीवानी का जो अधिकार था वो शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से लिया था 26 लाख रुपए, जो कि यहाँ पर पेंशन के रूप में शाह आलम द्वितीय को दिए जाते थे, उससे दीवानी के अधिकार ले लिए थे। लेकिन प्रशासन का जो अधिकार था जो कि नवाब के हाथों में था, इससे लिया था, जिसमें कि यहाँ पर 53 लाख रुपए यहाँ पर नवाब को दिए गए थे। उसके बदले यहाँ पर निजामत का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये दोनों अधिकार यहाँ पर ये जो रकम थी ये वार्षिक रकम देने के बदले में प्राप्त हुआ था। कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा प्रशासन व्यवस्था में जो कार्य होते थे वही, उसी को बंगाल में ड्वेल गवर्न पॉलिसी कहा गया है। की विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित सरकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, ये विशेषता थी इसकी। क्या थी, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी विशेषता थी एक उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यानी कि यहाँ पर जो अधिकार थे वो उत्तरदायित्व रहित थे, उत्तरदायित्व रहित जो थे इनके पास में अधिकार थे। ये विशेषता थी इसकी। और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, और अधिकार, इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये है क्या, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। ये दोनों जो वो थे, दोहरी व्यवस्था थी, उसके लिए ये एक विशेषता बनाई गई है। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यानी कि यहाँ पर जो उत्तरदायित्व मिले थे अंग्रेजों को, वो उत्तरदायित्व यहाँ पर पूरे नहीं करते थे, और पूरे अधिकार यानी कि दीवानी के अधिकार मिल गए थे, यहाँ पे उत्तरदायित्व कुछ नहीं था। यानी कि आपको यहाँ पर कर तो वसूल करते थे अंग्रेज, लेकिन यहाँ पर उस कर से इस क्षेत्र का विकास नहीं करते थे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं करते थे। तो ये जो पॉइंट है ये अंग्रेजों के लिए कहा गया है। और ये जो पॉइंट है ये विशेषता जो अधिकार रहित उत्तरदायित्व, यानी कि यहाँ पर नवाबों के पास में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उत्तरदायित्व तो पूरे के पूरे नवाबों को मिल गए थे। तो ये एक विशेषता थी ड्यूल गवर्न पॉलिसी की, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व की यहाँ पर विशेषता मिलती थी ड्यूल गवर्न पॉलिसी। तो इस तरीके से कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और शीघ्र ही जो बंगाल है उसका जो उसमें जो ड्यूल गवर्न पॉलिसी लागू की गई थी उसका रिजल्ट देखने को मिलने लग गया था। क्योंकि जिस तरीके से टैक्सेस वसूली हो रही थी और यहाँ पर जो लोकल यहाँ पर रहने वाले लोग थे जो भारतीय थे, उस पर इसका रिजल्ट मिलने लग गया था।
जिससे कि पूरा का पूरा जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पर अराजकता फैल गई, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। मतलब करप्शन सब तरफ था और पूरी तरफ में यहाँ पर अनार्की यानी कि अराजकता और पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस डेवलप होने लग गया था। व्यापार और जो बिजनेस था उसका डिक्लाइन आ गया था, यहाँ पर पूरी तरीके से पतन होना हो गया था और व्यापारियों की स्थिति यहाँ पर बहुत दयनीय हो गई थी। भिखारियों की तरह व्यापारियों की स्थिति यहाँ पर हो गई थी। यानी कि यहाँ पर समृद्ध और विकसित उद्योग जो कि विशेषता यहाँ पर थी, जिसमें कि रेशम और कपड़ों का उद्योग जो था, जो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर था। लेकिन इस ड्वेल गवर्न पॉलिसी जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पर लागू की थी, इससे रेशम का और कपड़ों का उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गया और इसका जो प्रभाव था वो यहाँ पर किसानों को भी देखने को मिला। यानी कि किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई थी और बहुत ही ज्यादा वो गरीबी का शिकार हो गए थे इस ड्वेल गवर्न पॉलिसी से। तो सीधे सीधे कहा जाता है कि क्लाइव ने जो अवध के नवाब के साथ में एक संधि की थी, ठीक है ना, वो संधि और साथ में जो बक्सर का युद्ध था, उस बक्सर के युद्ध से यहाँ पर ये पूरी परिस्थिति बनी कि उससे यहाँ पर बंगाल में यहाँ पर एक प्रकार से साम्राज्य की स्थापना होती है और गवर्न पॉलिसी लगती है। उस गवर्न पॉलिसी से यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट्स आपके पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब ये ड्यूल गवर्न पॉलिसी रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव जब तक बंगाल का नवाब था, तब तक तो रॉबर्ट क्लाइव ही रहा और रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ड्यूल गवर्न पॉलिसी लागू की, क्योंकि उसके समय में यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारों का हनन किया गया और हर तरफ अराजकता और एक प्रकार से व्यापारियों को नुकसान हुआ, तो उससे किसान भी नहीं बचे और वहां के व्यापारी भी नहीं बचे और कहीं ना कहीं पूरा बंगाल तबाह होने के लिए यहाँ पर आ गया था, तबाही पर आ गया था। पूरा बंगाल यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था और हर तरफ में यहाँ पर अराजकता और बहुत ही बुरा माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर बनकर आता है, जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आता है 1772 में, तो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर 1772 में आता है, वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में यहाँ पर आता है, ठीक है ना, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में आता है, तब आता है ये 1772 में जब गवर्नर बन के आता है, तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग ऐसा था जिसने कि इस दोहरे शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यानी कि ड्यूअल गवर्न पॉलिसी को समाप्त करने की शुरुआत जो की थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर कर दी थी। जैसे ही आया उसने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी और हेस्टिंग ने इसमें इस व्यवस्था को एक दोषपूर्ण बताया था और इससे कोई भी निराकरण नहीं निकल रहा था, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पर उसको उन सारे दोषों को निराकरण करने के लिए इस व्यवस्था को हटा दिया और इसको हटाने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो उस समय के नायक थे, जो जो वहां पर उनको दीवानी अधिकार, जो दीवानी वसूलने के लिए जो दो अधिकारी यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, एक मोहम्मद रजा खान, दूसरा राजा सिताब राय जो कि पटना का राजा था, इन दोनों को यहाँ से पद से हटा दिया गया। इसने वॉरेन हेस्टिंग ने इन दोनों को, जो कि उस समय कर वसूल करते थे, दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार इनको दे दिए गए थे कि ये कर वसूल करके कंपनी को देते थे, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, तो उनको यहाँ से पद से मुक्त कर दिया गया, वो पद यहाँ से हटा दिया गया, यानी कि पद मुक्त कर दिया गया। अब उसका पूरा का पूरा जो दायित्व था वो दायित्व यहाँ पर सेंट्रली कर दिया गया था, जो कि गवर्नर के पास में आ गया था। यानी कि शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में वॉरेन हेस्टिंग ने ले लिया था। तो हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब का जो शासन कार्य था वो पूर्ण तरीके से पूर्ण मुक्त कर दिया। यानी कि उस समय का जो बंगाल का नवाब था वो बंगाल का नवाब भी यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, दीवानी राइट्स भी यहाँ से पूरी की पूरी तरीके दीवानी अधिकारियों को भी यहाँ पे हटा दिया गया। बंगाल के नवाब का शासनकार भी यहाँ पे, जो कि जो प्रशासनिक व्यवस्था जो बंगाल के नवाब के हाथ में थी, वो प्रशासनिक व्यवस्था भी
वॉरेन हेस्टिंग ने अपने हाथों में ले ली और उसको वहां से उसके कार्यों से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया और उसको वहां पर 16 लाख रुपए बंगाल के नवाब को 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पे भेज दिया। जब उसको वार्षिक पेंशन पे भेज दिया, जब उसको नवाब के कार्यों से मुक्त किया तो उसके लिए उसको 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित की और उससे उसको पेंशन पे भेज दिया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के पद बना दिया था, यानी कि अब वो बंगाल का गवर्नर ना रहते हुए अब वो गवर्नर जनरल बन गया। किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट 1773 का 72 में तो ये खत्म हुआ और 73 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस एक्ट के जरिए जो उस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आया था उसका अब पद बंगाल के गवर्नर का पद को गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। गवर्नर जनरल पद बनते ही जो उस समय की जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी जो कि एक इंडिपेंडेंट पावर के साथ में गवर्नर तक काम कर रही थी, तो गवर्नर जनरल पद बनते से ही भारत की सभी प्रेसिडेंसियों का जो शासन था वो पूरा का पूरा शासन का जो कार्यभार था वो वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में, आने की उस समय की मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि इंडिपेंडेंट थी उसका भी पूरी रिपोर्टिंग अब गवर्नर जनरल के हाथ में थी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग को करनी पड़ी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बंगाल का जो पद था, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल का पद हो गया था और बंगाल को ही अन्य प्रेसिडेंसियां जो कि उस समय जो बम्बई की प्रेसिडेंसी थी और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो दोनों प्रेसिडेंसी अब वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में आ गई थी जो कि गवर्नर जनरल बन गया था 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो पहला गवर्नर जनरल बना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बंगाल में भारत की ब्रिटिश राजनीति का एक केंद्र बना और कंपनी को यहाँ से अपने साम्राज्य की जो विस्तार की यहाँ पर प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही कारण था कि यहाँ से नींव रखी, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में यहीं से आगे बढ़ते हुए पूरे के पूरे साम्राज्य की जो कि कंपनी का अपना साम्राज्य पहला स्थापित जो केंद्र बना वो बंगाल बना और बंगाल से ही यहाँ से एक्सपेंशन की शुरुआत होती है। पहला जो साम्राज्य स्थापित करने का जो शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है। बंगाल के बाद में फिर अन्य क्षेत्र में ये अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो ये था पूरा बंगाल का जो मैंने आपको एक पूरा कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट किया, किस तरीके से बंगाल पर ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसने अपनी नींव रखी और किस तरीके से एक विस्तारवादी सोच के साथ में ये आगे बढ़े। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम इससे आगे के पॉइंट्स जो आगे का की हिस्ट्री है, जिस तरीके से बंगाल के बाद में ये कूच करते हैं कहाँ पर मैसूर की तरफ में और कर्नाटक में यहाँ पर मैसूर के साथ में युद्ध होता है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल के बाद में मैसूर के बाद में फिर आगे की जो विस्तारवादी जो प्रक्रिया थी वो कैसे आगे बढ़ती है उसको हम समझेंगे। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ।